सही बात तो यही है कि हमने सवर्ण जाति का नाम नहीं लिया था, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग को लग गया हो कि मेरे ही बारे में कहा गया है। सरकार में हम लोग हैं, ये बात कहा भी जा सकता है, नहीं भी कहा जा सकता है। अब आज आप देख रहे हैं ठाकुर के कुआं पर देश भर में बवाल चल रहा है, तो क्या ठाकुरबाड़ी नहीं था? ठाकुर लोग दबंगई नहीं करते थे? तो ये भी जो ये सरकार है, ये सरकार एक तरह से कही जाए तो जनता से सीधे चुन करके आई हुई सरकार नहीं है। रेलवे बेचा जा रहा है, एयरपोर्ट बेच दिया गया है, भेल बेच दिया गया, सेल बेच दिया गया, LIC बेचा जा रहा है, पेंशन बेचा जा रहा है। तो सब कुछ बेच करके और 2 अडानी और अंबानी को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। इससे पूरे देश में नाराज़गी है। जहाँ राज्यों में सरकार है, जहाँ दलितों को नंगा किया जा रहा है, इनके MP के जो पर आरोप लगते हैं और उनको बचा लिया जाता है। और अधिकारी के लेवल पर भी बहुत बड़ा बदलाव हम लोग नहीं देख रहे हैं। उनकी मन मानसिकता BJP माइंड ही है, अभी माइंड सेटअप बदला नहीं है। नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं रणधीर कुमार। एक्सपर्ट न्यूज़ की खास पेशकश आमने सामने के तहत आज हम हैं देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मस्थली जीरादेई में। सिवान जिले का जीरादेई है ये, और यहाँ से भाकपा माले के विधायक अमरजीत कुशवाहा इस वक्त हमारे साथ में हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सपर्ट न्यूज़ पे। आप सबको भी हमारे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्रणाम। कैसे हैं सर? ठीक है, अच्छा है सर। भाकपा माले के टिकट से आपने चुनाव लड़ा और इस बार आपने सफलता प्राप्त की और यहाँ के विधायक हैं आप। 3 साल बीत चुका है, 3 साल का कार्यकाल कैसा रहा? 3 साल में तो 6 महीने का मेरा कार्यकाल जेल में ही रहा, क्योंकि पिछले 5 साल से जेल में थे। जेल से ही मैं चुनाव लड़ा और जेल से ही जीता। जीतने के 5-6 महीना जेल में ही कटा। 2.5 साल मैं बाहर हूँ। 2.5 साल का जो दौर था उसमें भी कहिए तो 1-1.5 साल तक कोरोना का महाकाल था। उस कोरोना काल में भी जनता का सेवा करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। उस दुख के घड़ी में सबसे मेहनत करके हम लोगों ने अस्पतालों से लेकर के मरीजों तक को देखभाल और सेवा सत्कार करने का काम किया। तो एक ये भी रहा, और बाकी जो 1 साल 1.5 साल का समय हमको मिला, तो उस समय में लगातार मैं जनता के सेवा में, जनता के काम में लगा हूँ, काम कर रहा हूँ। हमारा सबसे पहला कमिटमेंट जो जनता के सामने रहा है वो ये रहा है कि जनता के मान सम्मान नहीं गिरना चाहिए, जनता का मान सम्मान बचे। और हम लोग देखते थे कि एक समय में थाना में, ब्लॉक में, अंचलों में लोग जाते थे तो उनको अपमानजनक टिप्पणियाँ मिलती थी, बैठने का जगह नहीं मिलता था और विभिन्न जगहों पर वो भारी कठिनाइयाँ होती थी। मैंने सभी अधिकारियों को सचेत किया। ज़रूरत पड़ा तो मैंने 3-3 थाना का घेराव किया, थाना पर मैंने धरना दिया। सरकार में समर्थन के बावजूद भी मैं यहीं पर ऑन द स्पॉट अधिकारियों को जनता के सेवा के लिए तत्पर रहने के लिए जितना संभव हो सका जन दबाव बनाने की कोशिश किया। और आज मैं समझता हूं कि मेरे क्षेत्र में इस मामले में बड़ी सुधार है, लेकिन अभी भी बाकी है, अभी भी नहीं हो पाया है। और विकास के क्षेत्र में भी मैंने अच्छा खासा काम किया है। किसानों को फसल को पानी मिले, इसके लिए मैंने नहर पर, सभी नहरों पर काम कराया और इस साल फसल अच्छा है। फिर देखिएगा कि सड़क और इसको लेकर के भी मैंने अच्छा खासा मेरे क्षेत्र में विकास का काम हुआ है। और हमारे ही विधानसभा क्षेत्र का एक भैंसा खाल गांव है, यहाँ एक वृद्धा आश्रम, अब एक छात्रावास भी बड़ा बन रहा है करोड़ों की लागत से, और वहाँ अस्पताल बनने वाला है। तो इस तरह से करीब कई अस्पताल और ये सब बनवाने में भी हमारा बड़ा योगदान है। और मैं समझता हूँ जनता के बीच मैं संतुष्ट हूँ, अपने काम से आगे भी करने के लिए मैं तत्पर हूँ। सर, मैं आपके क्षेत्र में भी घुमा हूँ आज, क्योंकि ये राजेंद्र प्रसाद जी का जन्मस्थली भी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, तो इस नाते भी आज मैंने आज आपके क्षेत्र में घुमा तो मालूम चला काम तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन कौन सी ऐसी काम है जिसको आप मान रहे हैं, अपनी उपलब्धि मान रहे हैं? देखिए, उपलब्धियों में अगर कहा जाए तो सबसे पहला प्राथमिकता हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य पर था, लेकिन इस क्षेत्र में लड़े तो बहुत हैं हम। सुधार जरूर है शिक्षा के क्षेत्र में भी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, लेकिन अभी देखिए लगातार मेरी लड़ाई है कि मैरवा जो रेफरल अस्पताल और PHC दोनों ज्वाइंट चलता है, मात्र 1 डॉक्टर है, पहले 3-4 डॉक्टर थे मैंने 2 साल पहले, और उस समय से सरकार से लगातार मेरी मांग चली, पूरा नहीं कर पाए, इसका मुझे अफसोस है। और भैंसा खाल में मैंने सबसे पहले 84 बीघा जो जमीन एकड़ ज़मीन था, उस ज़मीन का मांग उठाया था, जो ज़मीन अतिक्रमण में था। मेरे ही मांग उठाने के बाद उस ज़मीन सरकार के कान में आया
और सरकार वो है एक बड़ा जो है भव्य तरीक़ा से वृद्धा लोगों के रहने का आश्रम बनाया है, जिसमें करोड़ों रुपए की लागत से बनी है, और एक अति पिछड़ा छात्रावास भी करोड़ों रुपए के लागत से बनने वाला है, जिसका काम शुरू हो गया, और उसमें एक बड़ा अस्पताल भी बनने जा रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि मेरे ही द्वारा किए गए मांग के बाद से शुरू हुआ है, और उसमें मैंने एक स्टेडियम का भी निर्माण का मांग किया है। देखते हैं आगे उसमें क्या होता है। तो ये मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा हम अपने विधानसभा क्षेत्र में जो सब लोग करते हैं अपने विधानसभा फंड से, वो भी हमने सब जगह पर किया है। 100% मेरा पैसा पिछले समय तक का खर्च है, और ये वाला भी सब हमने रिकमेंड कर दिया है। तो जितना संभव हो सका है मैंने किया है। जीरादेई क्षेत्र जो आपकी विधानसभा क्षेत्र है, इसकी मुख्य समस्याएं आप किसको मानते हैं और उसके संबंध में किस तरह से काम कर रहे हैं आप? देखिए, जीरादेई में तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, यहाँ जन्मस्थली है। और हमने असेंबली में भी इस बात को उठा चुका हूँ कि उनके गांव जाने की जो मुख्य सड़क से रास्ता है वो इतनी सक्रिय है कि आज भी आए दिन एक्सीडेंट की घटनाएं हो रही है। आप लोग भी उसी रास्ते से आए होंगे, और उनके दरवाजे तक ये रास्ता जाकर समाप्त हो जाता है। फिर उसमें से एक दूसरी सड़क निकलती है, तो दूसरे तरफ निकलती है, जो भवराजपुर होते हुए अंदर बाज़ार तक सड़क जाती है। इसको लेकर के इस पर स्ट्रीट लाइट लगे, सड़क का चौड़ीकरण हो जाए, और डॉक्टर राजेंद्र बाबू की जो धरती है, उनका गांव है, वो एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो। इसके लिए हमने मांग उठाया है, और वहाँ सोलर लाइट लगे, वहाँ विभिन्न तरह के माने अन्य व्यवस्था हो, पार्क बने, ये सब चीज़ एक समस्या के रूप में है। इसके साथ साथ अभी भी गरीबों का बड़े पैमाने पर पास ज़मीन नहीं है गाँव में। तो हम लोग जिस वर्ग से का राजनीति करते हैं, तो हमारे सामने भी एक टारगेट है। इसको लेकर हम सरकार के समर्थन के बावजूद भी विधानसभा में भी और बाहर भी सड़कों पर भी हम लोग आंदोलन के, हर गरीबों को ज़मीन मिले, हर गरीबों को पक्का मकान मिले। अभी भी बड़े पैमाने पर लोग इससे वंचित हैं। समय मुझे कम मिला है, जितना समय मिला है मैंने इसके लिए सरकार में से लड़ते रहा हूँ, और यहाँ भी लड़ाई करते रहा हूँ। तो ये एक बड़ी समस्या है कि हर गरीबों को ज़मीन मिल जाए और एक पक्का का मकान मिल जाए कम से कम। ये मूल समस्या के रूप में है। और शिक्षा के मामले में अभी भी बड़ी सुधार की ज़रूरत है, स्वास्थ्य में बड़ी सुधार की ज़रूरत है। अभी डॉक्टरों की बड़ी कमी है। और यहीं नहीं, हम देखते हैं यहाँ से लेकर पटना तक किसी भी अस्पताल में, आज ही मैं 3 मरीजों को सुबह मैंने कल और आज मिलाकर भेज चुका हूँ PMCH में। बहुत प्रयास करने के बाद उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। तो ये एक बड़ी समस्या है माने इलाज वाला, और भी बड़े अस्पताल की ज़रूरत है। हालांकि मैरवा में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, वो बन जाने के बाद हम लोग के यहाँ मेरे ही देखरेख में चल रहा है काम। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा इस मामले में उपलब्धि हासिल हो जाएगा। और कुछ सड़कें हैं जो बहुत ही ख़राब हैं और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर को जोड़ती हैं। हमारे विधानसभा क्षेत्र के 3-4 सड़कें यूपी को जोड़ती हैं। तो सभी सड़कें का करीब 3-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर का जो हिस्सा है काफ़ी ख़राब स्थिति में है। तो इधर तो बैठकर मैंने कुछ में काम लगवाया और कुछ आगे की योजनाओं में लिया गया है। तो उम्मीद है कि 1 आध महीना में, 2-4 महीना में काम पूरा होगा। वो भी एक समस्या ही के रूप में है। तो मैं तो इन्हीं रूपों में देखता हूँ। सर, हमारी गाड़ी भी आ रही थी, तो हमारी जो टीम आ रही थी, तो हमने भी देखा कि कुछ सड़कें खराब हैं। तो आप सरकार में हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं कि उन सड़कों का निर्माण हो? देखिए, सरकार में हम लोग हैं, ये बात कहा भी जा सकता है, नहीं भी कहा जा सकता है। इसलिए कि हम सरकार को समर्थन दिए हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम लोग पहले भी ये बना कर ही चले थे कि ये भी जो ये सरकार है, ये सरकार एक तरह से कही जाए तो जनता से सीधे चुन करके आई हुई सरकार नहीं है। बीच में ही एक सरकार बन गई है, तो पुराने ही पैटर्न पर अभी चल रही है। थोड़ा बहुत जो है उसमें बदलाव है, और अधिकारी के लेवल पर भी बहुत बड़ा बदलाव हम लोग नहीं देख रहे हैं। उनकी मन मानसिकता बीजेपी माइंड ही है, अभी माइंड सेटअप बदला नहीं है। तो इस मामले में बहुत सारी कठिनाइयाँ हो रही है काम करने में, सड़क का निर्माण में। तो हम समझते हैं कि आने वाले समय में अगर सरकार सीधे तौर पर चुन कर जाती तो जनता के प्रति ज़्यादा जवाबदेह होती, और मैं समझता हूं कि उस दौर में ज़्यादा काम होगा। लेकिन अभी भी ये सरकार जो है बहुत अच्छी काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। आप देख लीजिए, पूरे देश के भीतर कोई सरकार नहीं मिलेगी जो सरकार इतने बड़े पैमाने पर नौकरी गवर्नमेंट में देने जा रही है, जॉब गवर्नमेंट का।
जो कहीं नहीं, उत्तर प्रदेश बगल में ही है, हम लोग का गांव और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर का इलाका है। रात दिन लोग आते जाते हैं, हम लोग भी आते जाते हैं। वहाँ हम लोग देखते हैं यूपी में कि आम तौर पे एक संप्रदाय को केंद्रित करके उन पर बुलडोज़र चला दिया जाता है। बहुत शोषण है वहाँ पर थानों में। और यहाँ तक हम लोग देखते हैं कि यूपी में एक भी सरकारी नौकरी नई नहीं मिली है। करीब 10 साल का 8 साल योगी सरकार का हो गया, लेकिन हम लोगों ने लगभग 1-1.5 साल अभी पूरा नहीं किया है, 1.5 साल। लेकिन इस बीच में या 2 साल मान लेते हैं, अगस्त से शुरू हुआ, 1 साल कुछ महीना हुआ, लेकिन अच्छा खासा उपलब्धि सरकार ने ऊपरी लेवल पर, नौकरी के लेवल पर, रोजगार के लेवल पर किया है। लेकिन अभी भी बहुत सुधार बाकी है। हम नहीं स्वीकार करते अन्य लोगों जैसे झूठ बोल करके हमारी सरकार बहुत काम कर रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि काम एक अच्छा शुरुआत किया है सरकार। अभी भी बहुत काम बाकी है। अभी भी लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सरकार को जितना करना चाहिए उस मामले में भी सरकार नहीं कर पा रही है। तो हम लोग इस पर भी दबाव बनाए हुए हैं सरकार पर, और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में सुधार होगा। लेकिन अभी भी घटनाएं घट रही है, ये चिंता का विषय है, ये सोचनीय है। आगामी लोकसभा चुनाव नज़दीक है और आपका पार्टी या आपका जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, और सामने जो एनडीए गठबंधन है उसमें एक मजबूत चेहरा है नरेंद्र मोदी का, तो उसके सामने क्या आगामी चुनाव में इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन को मात दे पाएगी? ये तो इस बार जो है मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि इस बार एनडीए गठबंधन का सफाया होना है, और इसकी शुरुआत कई राज्यों से भी हो चुकी है। इसलिए भी होना है कि मोदी जी ने जो वादा किया था हिंदुस्तान के जनता के सामने, वो वादा पूरा करने में पूरी तौर पे फेल्योर रहे हैं, पूरी तौर पे फेल्योर रहे हैं। चाहे वो 15 लाख रुपया का मामला हो जिसको जुमला कह करके उन्होंने टाल दिया हो, 2 करोड़ हर साल रोज़गार देने का सवाल हो नौजवानों को, वो आज क्या है, बल्कि रोज़गार छीन लिया गया है। महंगाई के सवाल पर आप देखिए तो आम जनता से आप इंटरव्यू ले लीजिए, महंगाई आज कहाँ है, पहले कहाँ था, उससे कई गुना वृद्धि हुई है। आम आदमी तबाह है, 200 रुपया लीटर सरसों का तेल मिल रहा है, और यहाँ तक कि खाने पीने के सामानों पर भी टैक्स बढ़ा दिया है। तो इसलिए ये सारे मुद्दों को लेकर के जनता में एक बड़ा विक्षोभ है पूरे देश के भीतर। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि सरकार भी नियंत्रण नहीं कर पा रही है। इनकी जहाँ राज्यों में सरकार है, जहाँ दलितों को नंगा किया जा रहा है, इनके एमपी के जो पर आरोप लगते हैं और उनको बचा लिया जाता है पहलवानों के, लड़कियों के साथ जो बदसलूकी हुआ, उनके यौन शोषण हुआ उस मामले में, तो सरकार की चेहरा बेनकाब हो चुकी है। और सरकार एक ही बिंदु पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है कि समाज को बांटे, राज करे। देश के संविधान पर रोज़ हमला है। हमारे संविधान में संशोधन करके धीरे धीरे जनता के अधिकार को संकुचित किया जाता है, उसको कम किया जा रहा है। और आगे हम सुन रहे हैं कि ये भी प्लानिंग है कि सरकार जो है कोशिश कर रही है कि मतदान के अधिकार में भी कटौती कर दिया जाए, उसमें भी कुछ दायरा छोटा किया जाए। तो इस तरीके से सरकार जो संविधान में संशोधन कर रही है, जो जन विरोधी है, जो मूल भावना के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है, शिक्षा में नई नीति लाई है, वो जो है शिक्षा के खिलाफ है। पूरा का पूरा देश प्राइवेटाइजेशन में जा रहा है, सारी संपत्तियां बिकी जा रही है, रेलवे बेचा जा रहा है, एयरपोर्ट बेच दिया गया है, भेल बेच दिया गया, सेल बेच दिया गया, LIC बेचा जा रहा है, पेंशन बेचा जा रहा है। तो सब कुछ बेच करके और 2 अडानी और अंबानी को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। इससे पूरे देश में नाराज़गी है, और एकमात्र काम है कि समाज को बांटो, राज करो, सांप्रदायिक माहौल खड़ा करो। अभी जो राम मंदिर किसके प्रयास से बना है? भले आंदोलन उन लोगों ने किया था। सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया था कि यहाँ पर राम मंदिर बनना चाहिए और दूसरे जगह पर ही बनना चाहिए। इसको पूरा देश ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। तो उनके उपलब्धियों को अपने लेकर के और उसके उद्घाटन में पूरे देश में उन्माद और उत्पात करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जनता समझ चुकी है। इन्होंने बजरंगबली का नाम लेकर कर्नाटक चुनाव लड़ा था, पैसे के बल पर वहाँ सरकार बना लिए थे, मध्य प्रदेश बना लिए थे, आपके महाराष्ट्र में बनाए हुए हैं। देश की जनता समझ गई कि ये पैसे के बल पर सरकार बनाकर चलाना चाहते हैं। तो इन्होंने बजरंगबली का चाहे जितना नाम लिया, मोदी जैसे आदमी जो देश का प्राइम मिनिस्टर है और जिसके बारे में भारत के संविधान में कहा गया है कि राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करना वर्जित है, एक देश सेकुलर है, संविधान सेकुलर है, उस संविधान का धज्जिया उड़ाते हुए उन्होंने बजरंगबली के नाम पर वोट मांगा। लेकिन कर्नाटक की जनता ने उन्हें सबक सिखा दिया।
इसलिए मैं कहूँगा कि आने वाले दिन में एनडीए का सफाया होना है। इंडिया अलायंस जो है आने वाले दिन में बड़ी जीत हासिल करने जा रही है। बिहार में भी और बड़ी जीत हासिल होगा और उसके जो नेता होंगे वो देश के प्राइम मिनिस्टर होंगे। ऐसी चर्चा है कि जो सिवान की लोकसभा सीट है वो इंडिया गठबंधन में आपकी जो पार्टी है उसके पाले में जाने की संभावना है, तो क्या अगर ऐसा होता है तो उम्मीदवार आप होंगे? देखिए, एक तो ये बात भी हम लोग की लगातार रही है कि ये सीट हम लोग को मिलना चाहिए और बिहार में हम लोगों ने 5 सीट की दावेदारी किया है, उसमें दूसरे नंबर पर यही सीट है आरा के बाद। तो हमें भी संभावना है और आपने भी अपना जताया है, तो ये सीट हम लोग को मिलेगा। अब कौन उम्मीदवार होंगे ये हमारी पार्टी तय करती है और ये जो उम्मीदवार होगा, हम लोग पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं और जनता पार्टी का जो फैसला होगा उसके पक्ष में हम लोग रहेंगे। सर, पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था, काफ़ी चर्चा हुई थी उस वीडियो जिसमें आप स्वर्ण जाति को लेकर कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, क्या था वो पूरा मामला? सही बात तो यही है कि हमने सवर्ण जाति का नाम नहीं लिया था, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग को लग गया हो कि मेरे ही बारे में कहा गया है। हमने ज़मींदारी और मालिकाना के बारे में ज़रूर बोला था एक अधिकारी को केंद्र करके, और हमने ज़रूर ये बात कहा था कि समाज में ये व्यवस्थाएँ रही है। अब आज आप देख रहे हैं ठाकुर के कुआं पर देश भर में बवाल चल रहा है, तो क्या ठाकुरबाड़ी नहीं था? ठाकुर लोग दबंगई नहीं करते थे, पुरानी बात थी। अगर वो कोई आज के इतिहास के पन्ना को उलट के पढ़ लिया तो इतना नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं थी। समय बदला है, बदलना है, आप भी बदल जाइए। आप अपने को ज़मींदार मत मानिए। आज सब लोग हिंदुस्तान के नागरिक है, देश में लोकतंत्र है, लेकिन लोगों ने कोशिश किया, भाजपा के लोगों ने कोशिश किया कि अमरजीत कुशवाहा को डरा दें, धमका दें, क्योंकि भाजपा की एक पूरी ये भी पॉलिटिक्स है कि देश के तमाम लोगों को डरावें या डरा के अपने पार्टी में ले लें। तो ऐसा किया, भ्रष्टाचारियों पर उन्होंने बोलते हुए उन्होंने सीधा निशाना विपक्ष पर साधा था मोदी जी ने। जब हमारी पहली अलायंस की सेकंड बैठक हुई थी शायद या पहली, उसके बाद मध्य प्रदेश में, तो एक नेता को उन्होंने डरा कर ले लिया मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से अजीत पवार को उन्होंने ले लिया, जिसको सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी उन्होंने कहा, उन्हीं को लेकर के, और गंगा जल रखे हुए थे उनको पवित्र कर दिया। तो भाजपा का यही काम है कि देश भर में डराएं। हमको तो इतना ना डराया गया, फ़ोन के टोन से क्षत्रिय समाज है, कौन समाज है, सब लोगों ने फ़ोन किया। यहाँ तक कि मोदी हटाओ, भाजपा भगाओ, देश बचाओ, इस नारे पर भी एक आदमी ने दिल्ली से फ़ोन किया कि आप भाजपा को भगाने की बात कर रहे थे। हम कहते क्या कहें, हम क्या कहें, आप बताइए। तो कुल मिलाकर के धमकियाँ दी गई थी, लेकिन हम लोग धमकी से डरने वाले हैं। हम लोग तपते हुए चूल्हे में पक करके यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। कदम कदम दर कदम ज़मींदारों से लड़ करके सामंती ताकतों को पीछे ढकेल कर इस सिवान के धरती पर और जीरादेई के धरती पर तो गरीब का बेटा एमएलए बना हुआ है। इसलिए धमकी से कौन डरता। बाद में वही लोग माफ़ी मांगना शुरू कर दिए। झूठ बात थी, माफ़ी मांगे लोग, गलत बोला, जीभ काटनेंगे। अभी मनोज झा का भी जीभ लोग काट रहे हैं, तो बाद में कह दे रहे हैं कि मुहावरा है। तो जीभ काटने का मतलब धमकाना चाहते हैं, जुबान बंद करना चाहते हैं, लेकिन जुबान बंद नहीं हो सकती है। ये जुबान बोलने वाली है, सच्चाई बोलने वाली है और सच्चाई बोला जाएगा। अंत में आप अपने क्षेत्र की जनता जो हम अभी आपको देख रही है उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि मेरा आपका जो प्रतिनिधि है आपके साथ हमेशा कदम दर कदम मिला के चल रहा है। आगे मेरी जो कमियां होंगी आप ज़रूर हमें अवगत कराएंगे। मैं जनता हम लगाते हैं, हम जनता का हमेशा संवाद करते हैं, ज़रूर बताते रहेंगे। हम आपके सेवा में रहेंगे और हम यही कहेंगे कि इन त्योहारों को भाईचारा और प्रेम के साथ मनाएं। कुछ ताकतें हैं जो इन त्योहारों को भी बिगाड़ना चाहेगी। प्रेम भाईचारा के साथ रहें और आने वाले 24 के चुनाव में देश से मोदी सरकार को उखाड़ करके फेंकें। देश अगर मोदी जी की सरकार रहेगी तो हिंदुस्तान की जनता से लोकतंत्र और आज़ादी छीन ली जाएगी, संविधान छीन लिया जाएगा। अब बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय देने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस जीरादेई के सुदूर इलाके में, और वो भी मैं चलते फिरते रास्ते में मुझसे मिल करके मेरी बात सुनने की कोशिश की। धन्यवाद। तो देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली जीरादेई से अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज़, आपकी आवाज़।